नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। एक बड़े डेवलपमेंट गुरुवार को हुआ। अभी तक ये कहा जा रहा था कि भारत ने इस मसले पर ईरान से कोई बातचीत नहीं की है। बाकी देशों से भारत बातचीत कर रहा था, लेकिन ईरान से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात ये कही जा रही थी कि खामेनेई साहब की मौत के बाद, उनकी हत्या के बाद, कोई किसी तरह का शोक संदेश भारत की तरफ से नहीं दिया गया। तो आज गुरुवार को दो बड़े डेवलपमेंट हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची साहब से बातचीत की फोन पर। और दूसरा, विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज खामेनेई साहब को लेकर वहां पर शोक संदेश उनके लिख करके आए, जो पुस्तिका उनके लिए ईरान ने खोली है। तो इन सब मसलों पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी से। शीतल सर, नमस्कार। शीतल सर, किस नमस्कार। तरह से इन दोनों डेवलपमेंट को देखा जाए, क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है भारत की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। एक ही दिन में ये दो डेवलपमेंट होना, विदेश मंत्री की बातचीत और विदेश सचिव का शोक संदेश। दरअसल ये जो घटना हुई है, ईरान के नेवल शिप को जिस तरह से मारा गया है भारतीय महासागर में, हिंद महासागर में। और वो नेवल शिप जो है एक आप कहें एक प्रदर्शनी में आया हुआ था, जिसे भारत ने ही लगाई थी, जिसमें दुनिया की 70-80 नेवी शामिल थी। वो हथियारबंद नहीं था, सामान्य उसमें आया था और उसके बाद लौट रहा था। इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ से गए थे इजराइल, और 27 को लौटे हैं और 28 को सुबह हमला हो गया है और युद्ध शुरू हो गया। इस कैटास्ट्रॉफी में वो जहाज जो है एक अमेरिकन नेवी के टारपीडो से मार दिया गया। उन्होंने नेवी के बहुत सारे 10-11 और जहाज भी गिराए हैं, लेकिन ये तो वार जोन में था नहीं, और जिस काम से आया था वहां से जा रहा था, भारतीय महासागर में था। ये श्रीलंका के की नेवी ने और उनके अधिकारियों ने इसमें जो भी वो संभव हो सका कर सके वो किया। उन्होंने बहुत लोगों को बचा लिया, अस्पताल ले गए, जो मारे गए उनके शव वगैरह बरामद किए गए और ईरान को सौंपने का वो कार्यक्रम हुआ उधर से। लेकिन इसका जो दुनिया भर में प्रचार प्रसार हुआ इस घटना का, एक तो इसमें अमेरिका की तो निंदा हो ही रही है, लेकिन इसमें भारत की निंदा बहुत बड़े पैमाने पे हुई। इसलिए भी कि भारत बहुत बार ये दावा करता रहा है कि वो यहाँ की सबसे बड़ी नेवी है इस एरिया की, और सब कुछ उसके सुरक्षा वगैरह नियंत्रण में है। लेकिन भारत ने इस युद्ध की शुरुआत से ही, चूंकि एक संदिग्ध सा उसका रोल हुआ कि अगले जिस दिन युद्ध हुआ उसके एक दिन पहले तक भारतीय प्रधानमंत्री अकेले थे जो इजराइल जैसे देश को लेजिटिमेसी देने पहुंचे हुए थे वहाँ। और उनको या तो पता था या नहीं पता था, दोनों स्थितियां उनके खिलाफ हैं। लेकिन उसके अगले दिन ही सुबह हमला हो गया ईरान पर। हमले के बाद वहां के सर्वोच्च नेता को मार दिया गया उनके लोगों के साथ। और मुझे लगता है कि भारत सरकार में जो भी सोच समझ है, उसके हिसाब से इन लोगों को इस गलतफहमी में रहे होंगे कि 2-3 दिन में ही ईरान में सब सरेंडर वरेंडर हो जाएगा और उसके बाद ये अपना एक रुख ले लेंगे जो कि पश्चिम के पक्ष में होगा। बिल्कुल ये उसी दिशा में रहे होंगे सोच समझ में। इनकी भारतीय लेवल पे विपक्ष ने बड़ी आलोचना की थी। बहुत सारे स्वतंत्र सोच समझ वाले लोगों ने, पुराने सरकारी अधिकारियों ने, सुरक्षा अधिकारियों ने, भारतीय सेना के अन्य और सब लोग इसमें आलोचना कर रहे थे। हाँ, इनका समर्थक एक हिस्सा हर मामले पे इनका समर्थन करता है, मीडिया में हो या सोसाइटी में है या आईटी सेल में है या विचारधारा से इनका समर्थक है, वो तो आ ही जाता है, चाहे कुछ भी करके आए। पुण्य पाप वो इनके साथ रहता है, तो वो तो अपना तर्क लेके आ गया था। लेकिन इसको कोई स्वीकृति नहीं मिल रही थी। स्वीकृति दुनिया भर में जो है, ये अमेरिका और इसराइल के इस हमले की भी आलोचना हो रही थी। और दो घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने युद्ध में जो भावनात्मक मामला है वो इनके विरुद्ध कर दिया। एक तो स्कूल पर हमला जिसमें 165 बच्चियां मारी गईं। दूसरे ये जहाज जो, इस जहाज को गिराने का कोई लॉजिक नहीं था, ये लड़ाई में नहीं था, ये भारत से वापस लौट रहा था, ये ईरान की सीमा से बहुत दूर था, मतलब कॉम्बैट रेडी नहीं था ये। और इसको टारपीडो से मारना कोई बहादुरी नहीं थी। उसमें वो बहुत सारे नाविक बेवजह डूब गए। खैर, तो इस सब की जो आलोचना हुई बड़े पैमाने पर, तो भारत सरकार में जो अभी तक चुप बैठी हुई थी एक तरह से, और दूसरी तरह की कार्रवाइयां कर रही थी, चुप ही नहीं बैठी थी। हमारे प्रधानमंत्री
यूएई के गल्फ के सारे उन हाँ। देशों को फोन कर रहे थे जो देश माना जाता है कि अमेरिका के साथ है, हम्म। चाहे प्रत्यक्ष रूप से न हो, लेकिन उनके शासक ऐसे हैं जो माना जाता है इधर उधर वाले हैं, ईरान के विरोधी माने जाते हैं। तो उन्हीं सबको फोन प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और रोज ट्वीट कर रहे थे। ईरान पर उनकी कोई बात ही नहीं आई। ईरान से कोई ऐसा रिश्ता भारत का तो नहीं था कि भारत का रिश्ता खराब था। हम्म। अमेरिका के डांटने से हमने उससे तेल लेना बंद कर दिया था। हम्म। और उनके राष्ट्रपति के की मृत्यु पर हमने 2024 में राष्ट्रीय शोक रखा था। उनके एक राष्ट्रपति हमारे 2003 में गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि रहे हैं। ईरान से हम 19 तक लगातार सस्ता और रुपए में तेल लेते रहे हैं। हमारे मतलब एक कुल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी वहां की यात्रा करके आए थे। चाबहार में हम उनके साथ एक पोर्ट डेवलप कर रहे थे जिसे ग्वादर का विकल्प बताया गया था, चीनी और पाकिस्तानी जो ग्वादर नाम का पोर्ट है उसका। और उसमें हमने बहुत बड़ी रकम लगाई थी, 120 मिलियन डॉलर तो हमने पिछले साल ही दिए थे। लेकिन अमेरिका के डांटने की वजह से हम वहां से सब जगह से भाग खड़े हुए। तो ये सब चीजें मिलजुल के भारत की जो एक छवि थी, इधर तो जब से ट्रंप आए हैं मोदी जी की छवि को उसने तार तार कर दिया है। हम्म। सिवाय ढीठ समर्थकों के और कुछ बेशर्म रिटायर्ड अफसरों के और रिटायर्ड लोगों के जो अपने पदों के लिए ललचाए हुए इस सरकार का समर्थन करते हैं टीवी चैनलों पे, उनके अलावा कोई भी पुराना सभ्य पढ़ा लिखा राजनयिक ऑफिसर या सोचने समझने वाला आदमी, वरिष्ठ पत्रकार, कोई भी इनको तर्क नहीं दे सकता था जो कुछ ये कर रहे थे विदेश नीति के सिलसिले में, अमेरिका से हैंडलिंग में, और फिर इसराइल की गोदी में चले जाने पर। एक ऐसे समय में जब एप्स्टीन फाइल्स ने सारी दुनिया को हम्म। शर्मिंदा कर रखा है और जिसमें इसराइल और अमेरिका के इलीट का ओपन हाथ है, इनकी जासूसी एजेंसियों का हाथ है, और दुनिया भर के लोग और भारत के लोगों के भी उसमें ऐसे क्लेंडस्टाइन जिक्र आ रहे थे। और ये बहुत लोग इस बात को अब अमेरिका में कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये युद्ध में जल्दी से शामिल होके एक्चुअली एप्स्टीन फाइल पे की वजह से जो दबाव उस पर पड़ रहा था उससे ध्यान बटाने के लिए ये सब किया है। तो ये सब मिलजुल के कुल एक ऐसा हो रहा है कि दुनिया का जो सभ्य समाज है, स्पेन जैसे देश यूरोप में खड़े हो गए हैं अमेरिका को, उन्होंने सीधे मना कर दिया। हम्म। ब्रिटेन वगैरह ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इन्होंने दूसरी तरह से मना किया, सामने से नहीं किया तो पीछे से किया। लेकिन कुल मिला के इस बार ट्रंप जो है अपने इस अभियान में एक समर्थन उस तरह से नहीं जुटा पाए। उनकी इस वरना अमेरिका जब भी लड़ाई झगड़ा करता था, चाहे उसने इराक पे एक फर्जी बहाना बना के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह किया था तो यूरोप यूरोप के सब उनके साथ शामिल थे। लीबिया पे किया था तो फ्रांस वहां शामिल थे। इस बार वो मामला नहीं हुआ। इवन इन देशों में, जिन देशों में ईरान ने जवाबी हमले किए, खाड़ी के देश, और मतलब अमेरिकन ठिकानों पर हमले किए, कुछ ऐसे ठिकानों पर भी किए जो व्यावसायिक थे, या कुछ जगहों पे गलत निशाने भी गए, लेकिन ये देश भी लड़ने सामने नहीं आए हैं, अभी तक अपने को अवॉइड कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो बिल्कुल क्या है, कुछ नहीं, और अमेरिका की पूरी जेब में है वहां की सेना और सब कुछ, उसने तक इन चीजों पर अपना एक रुख रखा। गलत या सही जो भी उनका अपना रुख है वो रुख था। भारत एक अकेला देश है जिसकी कुल मिला के विदेश नीति और नीति सब मतलब जिसे कहा जाए सार्वजनिक आलोचना का शिकार हुई। और अगर हम सोशल मीडिया वगैरह पे रिएक्शंस वगैरह देखें तो हम पाते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद भारत में भी है जो हम्म। भारत सरकार के इस रवैये से असहमत होने वालों में संख्या ज्यादा मिली। इस बीच जितने सर्वेक्षण अमेरिका में हुए उन्होंने पाया कि ट्रंप की लोकप्रियता घटी है। 3 या 4 सर्वे एजेंसियों ने जिन्होंने किया, सब में उनकी हाँ। लोकप्रियता घटी है। तो मतलब इसमें राजनीतिक रूप से किसी को हम जीतता हुआ नहीं पाते हैं। सैनिक श्रेष्ठता की जहां तक बात है, ये बाज और चिड़िया की लड़ाई है। अमेरिका बाज है और ईरान चिड़िया बराबर है। लेकिन चिड़िया जो है बाज से लड़ने के लिए अगर साहस से खड़ी हो गई है तो जाहिर है कि दुनिया को लगेगा कि चिड़िया वीर है। और हम्म। इसीलिए दुनिया में ईरान के पक्ष में वातावरण बन रहा है। जो लोग इस्लामोफोबिक हैं, यानी जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, हर बात में उनको गलत सही ठहराने में लगे रहते हैं, उनकी बात दूसरी है। वो हम्म। दुनिया में हर जगह बहाने और तर्क खोज लेते हैं। ऐसे मामलों के भारत में भी लोगों ने खोज लिए हैं। एक हफ्ते 10 दिन पहले तक जो ईरान के बारे में जिन्होंने कुछ भी न कहा होगा, पिछले 10 दिनों में उनके पास पूरी पूरी थ्योरेटिकल किताबें आ गई हैं, हम्म। तमाम रेफरेंस आ गए हैं, तमाम भाषण आ गए हैं, तमाम खारिज करने वाली बातें आ गई हैं। एक्चुअली वो मुसलमानों से नफरत का जो एक विचारधारात्मक आधार है हमारे देश में और दुनिया में, हम्म।
ये उससे पनपाए हुए, उसमें रचे बसे लोग हैं। इनसे हम और कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी किस्म की निष्पक्ष या ऐसी ऑब्जेक्टिव बात ये करेंगे। तो वो तो वही कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल हमने पाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी, जैसे जनरल बख्शी हैं। हम्म। अब जनरल बख्शी को हम पाते हैं कि वो तमाम राइट विंग के मंचों पर मोदी जी की सरकार और बीजेपी की सरकार और वो सब करते रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान इस सब पे उनका एक रुख रहता है जो बीजेपी के पक्ष में नजर आता है, और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और बहुत हल्ला गुल्ला वाले व्यक्ति रहे। लेकिन उनको हम पा रहे हैं कि जब राष्ट्र सेना का जब सवाल आता है, कई बार उन्होंने, हम्म। हमने पाया है कि वो सरकार से असहमत होते हैं। हाँ, इस बार बिल्कुल। तो वो पूरी तरह असहमत है कि हम जो अमेरिका की गोदी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं रहा। हम्म। अमेरिका तो सबको लूटने आता है। वो आपको भी ठग रहा है। $1 अरब आपसे लिए हुए इंजन भेजने के लिए एचएएल में, तेजस के लिए 2 साल उसने लटकाया, 2 इंजन नहीं दिए। अब बड़ी मुश्किल से 2 4 10 देने वाला है। हमको 200 चाहिए थे। हमारी पूरी योजना ही नीचे रह गई। पाकिस्तान तक ने अपना जहाज बना लिए लड़ाकू, और हम भारत उनसे इतना बड़ा देश होने के बावजूद अमेरिका के चलते नहीं बना पाए। तो ये सब चीजें हैं फैक्चुअल। और उन्होंने कहा इस चक्कर में हमने रूस जैसे दोस्त को अपना वो दोस्ती हमने खराब कर ली, शंका में डाल दिया। जो ऑल वेदर फ्रेंड था उसे हमने खराब कर लिया। ईरान से हमारा कोई झगड़ा नहीं था, हमने उससे बिना बात के, ये राइट विंग वाले और हमारे टेलीविजन वाले ईरान तक से झगड़ा करा देंगे, ये हालत उन्होंने कर दी है। झूठी खबरें चला रहे हैं और क्या क्या करते रहते हैं, क्या कहा जाए। जनरल बख्शी तो का और आपने नाम बताइए। लिया सर। जनरल बख्शी को अब जो है टीवी चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम बुलाता है। आप देखिए, पहले बहुत ज्यादा हम्म। बुलाता था, अब उन्हें बुलाना कम कर यस। दिया है। हाँ। एकदम कम कर दिया, क्योंकि वो हाँ। आके मुंह पे कह दे रहे हैं। एक दो लोगों ने बुलाया, उसके बाद सबने कन्नी हाँ। काट ली उनसे। हाँ। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनसे इस सरकार, जैसा एक अफसर है वो विदेश सेवा में रहा है, बहुत घटिया सा आदमी है। उसके हाँ। खिलाफ जांच वाच चल रही थी बहुत सी, वो बहुत सारे आजकल वो सब पहने रहता है और बहुत ही कम्युनल और घटिया बातें करता है। पहले वो एक टेलीविजन चैनल पे कुछ प्रोग्राम वोग्राम करता था और पॉपुलर हो गया था। हाँ। उसको सब लोग बुला लेंगे क्योंकि हाँ। वो चापलूस किस्म का आदमी है। उसके खिलाफ केसेस थे फ्रॉड वगैरह के, विदेश सेवा में जब था तो बहुत उसने कर रखे हैं कुछ अपराध जिनके हम्म। डिटेल्स हैं। तो वो उनसे बचने के लिए इस समय सरकार के समर्थन में, सरकार जो भी करती है उसको गलत सही सही उसको खूब बुलाते हैं। हम्म। शीतल सर, मैं लेकिन उसके में इसी। कोई नैतिक आभा नहीं है। जी। बिल्कुल सही बात। इसी में मैं ये युद्धपोत वाला मामला हुआ है, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि भारत तो अतिथि देवो भव की परंपरा का देश रहा है। तो ये जो युद्धपोत था, ये तो इंटरनेशनल फ्री ट्रिब्यून में भारत के न्योते पर आया था। और जाहिर बात है, जब ये विशाखापट्टनम से चला तो इंडियन नेवी के संपर्क में भी रहा होगा। अगर इसने डिस्ट्रेस कॉल की और वो अगर श्रीलंका भी गई तो भारत के भी संपर्क में रहा होगा। भारत ने क्या कदम उठाए, इन सब चीजों को लेकर भी सवाल तो उठेंगे, क्योंकि मामला बड़ा है, ये पूरी दुनिया में ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं नहीं, सवाल तो सारी दुनिया में इतनी थुक्का फजीहत भारत की हुई है, कुछ चीजों का उल्लेख करने लायक नहीं है कि अब अमेरिकन टेलीविजन्स जो वैसे आलोचना वाले हैं या पश्चिम के, वो भारत के बारे में जो जो कह रहे हैं हम लोग उसको बात नहीं कर सकते। वो तो कह रहे हैं कि क्या है। और हम कोई कहे न कहे, हम हमारे यहाँ ये लिखा हो चाहे न लिखा हो, अतिथि देवो भव, हम्म। एक मानवीयता होती है, मान। एक सभ्यता होती है, हम्म। एक समझ होती है। आप अपने यहाँ मान लीजिए होली है इस समय, मेरे घर कोई मिलने आता है हम्म। और या हम बुलाते हैं कि भाई हमारे यहाँ शाम को है दावत, आइए। सब लोग आते हैं, खाते, यहाँ से निकलते हैं, हमारे गेट पे जाते हैं और कोई बाहर से आकर उनको गोली मार देता है। तो मैं अपने घर में दुख कर रहूंगा कि जाके उसको अस्पताल पहुंचाऊंगा या उसकी हेल्प करूंगा और उस बारे में गलत को गलत कहूंगा। हम्म। भारत एक अजीब स्थिति में है कि अपने आए हुए व्यक्ति के बारे में उसके मुंह से जबान नहीं निकल रही। ये तो इतनी आलोचना हुई चूंकि सारी दुनिया से, तो हम्म। और सब लगभग सब ने धिक्कारा। तब जाके आज शर्म खा के ये सब हुआ है जो आज हुआ है। आज 5वें दिन खोमैनी के मारे जाने के, खमनेई के मारे जाने के 5वें दिन ये रिएक्शन आया है। तो ये बता रहा है कि हम कहाँ पहुंच गए। जी। शीतल जी, एक बड़ा नैरेटिव ये फैलाया गया कि 1965 और 71 के युद्ध में भारत का साथ नहीं दिया था ईरान ने, और पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन इसमें हम्म। आधी बात बताई जाती है, आधी नहीं बताई जाती, कि 1965 और 71 के समय वहां पर खामेनेई का तो शासन था नहीं, वो तो सुप्रीम लीडर बने नहीं थे। उस समय वहां पर शाह रजा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता था। नहीं नहीं, ये सारी रिसर्च अभी की गई है।
हम्म, ये सारी रिसर्च पिछले 5 दिन में जब से इजराइल से लौटे हैं हुजूर, हम्म, तब से ये सारी रिसर्च पेश की जा रही है। वो तो आपने ठीक बता दिया। हम्म, इसका क्या उत्तर है कि 2003 में जब ईरान इतना बुरा था तो उससे रिश्ते क्यों बनाए? 2003 में वाजपेयी जी के शासन में गणतंत्र दिवस पर हमारे परेड का मुख्य अतिथि ईरान के प्रेसिडेंट को क्यों बनाया? क्या हम्म, उत्तर है? 2016 में मोदी जी ईरान गए और मोदी जी ने क्या क्या कहा? हम्म, 2019 तक तेल लेते रहे सस्ता रुपए में। आपका यूको बैंक मर गया था, उसी की वजह से बच गया, क्योंकि वो पैसा रुपए में जो ट्रेड होती थी यूको बैंक में रखा जाता था। और इस 2024 में जब उनके राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तो क्यों भारत ने राष्ट्रीय शोक रखा था? हम्म, आज अभी और 2094 में नरसिंह राव सरकार ने 2093 94 में जब पाकिस्तान ओआईसी का इस्तेमाल यूएन में करने वाला था भारत के खिलाफ, तो क्यों ईरान का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था? और ये हम्म, तो सच है कि 79 में बदलने 79 से पहले जो वहां शासन था, वो शासन तो अमेरिका परस्त रजा पहलवी का था। अमेरिका हमारा दुश्मन था, तो अमेरिका के साथ जो भी थे वो भी हमारे उस समय दुश्मन थे। हम्म, अमेरिका तो 71 में हमारे खिलाफ जहाजी बेड़ा लेके आ गया था, हम्म, 7वां बेड़ा लेके आ रहा था। उस अमेरिका से तो आप बात कर रहे हो, उस अमेरिका के आप गुण गा रहे हो, जो 7वां बेड़ा लेके आ गया था, जो हर हफ्ते आपके प्रधानमंत्री की बेइज्जती करता है उनका राष्ट्रपति, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो। ये एक्चुअली क्या है? एक वृत्ति है समाज में, दुनिया रही है। आजादी में भी आजादी की लड़ाई में भी थी। हम्म, ताकतवर के आगे जो इस तरह के वर्ग होते हैं, चालाक हिस्से, धूर्त हिस्से, वो जो ताकत, पावर ऑफ द टाइम होता है, उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और अपने लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। आजादी की लड़ाई में वो चाहे मुस्लिम लीग हो या हिंदू महासभा, ये तो हम्म, अंग्रेजों की सेवा में प्रस्तुत थे ना। ये हम्म, तो इसी तरह से इस समय बहुत सारे लोग इस तरह के सोच विचार के हैं कि चूंकि अमेरिका बहुत ताकतवर है तो हम्म, चलो उसी की यहाँ लाइन लगा ली जाए। इस तरह के विचार होते हैं। हम्म, इसराइल चूंकि अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका नहीं हमारी सुन रहा है, इसराइल के जरिए सुन लेगा तो चलो इसराइल से भी दोस्ती कर। इस तरह की विचार है ये इस विचार में स्वाभिमान नहीं है। मनुष्य की अपनी एक सार्वभौम देश की का एक स्वाभिमान होता है, मनुष्य का भी होता है, देश का भी होता है। ये सब उसको गिरवी रख के इस तरह के प्रहसन करने वाली, और आपकी जो 70 75 साल की बनाई हुई बुनियाद है, उसको सबको आपने खंडहर कर दिया। आज भारत दुनिया का सबसे अविश्वसनीय बड़ा देश है, जिस पर अब आज के नेतृत्व पर दुनिया में कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। और उसके बारे में टेलीविजन चैनल पे, जो एक अमेरिकन टेलीविजन चैनल पे कहा गया है, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। हम्म, दर्शक समझ जाएंगे कि कुछ अच्छा तो नहीं कहा गया है, इतना बुरा कहा गया कि हम उसको दोहरा नहीं सकते। हम्म। शीतल जी, क्या कारण क्या लगता है? क्योंकि ये दलील दी जाती है कि दी जा रही है कि भारत अब ये नया भारत है जो अपने हितों को सबसे आगे रखता है। अब जो विदेश नीति बदली है इस बार तो साफ दिखाई दे रही है, उसे भी ये बताया जा रहा है कि भारत अपने फायदे के हिसाब से नीति को बदल रहा है और इसमें नेशन फर्स्ट की बात पहले रखी जा रही है देश के लिए। ये दलील दी जा रही है। हाँ, दक्षिण की हमारी जो 23 हमारे पास रिफाइनरी है, एक रिफाइनरी बंद हो गई, उसका प्रोडक्शन आज ही अनाउंस किया है। कच्चा तेल नहीं है। अडानी गैस ने अनाउंस कर दिया कि 40 रुपए पर घन मीटर की जो गैस थी, वो 117 रुपए पर घन मीटर मिलेगी। शेयर मार्केट डाउन हो गया, रुपया 92 रुपए 30 पैसे चला गया डॉलर के अगेंस्ट। हमारी अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट वगैरह तो छोड़ दीजिए, इस समय तेल हमारा हॉर्मुज से ही आता था मैक्सिमम, चूंकि करीब पड़ता है और सस्ता भी था और अच्छा भी था। हम जापान, कोरिया, चीन, ये सब के सब इस युद्ध से बिना युद्ध में भागीदार हुए, प्रभावित हुए हैं। हम्म, वैसे तो सारी दुनिया प्रभावित हुई है। यूरोप तिलमिला रहा है, उसके पास गैस स्टॉक नहीं है। हमारे पास एलएनजी स्टॉक लिमिटेड टाइम का है, 22 23 दिन का है। कोरिया में सिर्फ 9 दिन का है। चीन में शायद 42 43 दिन का है। जापान में तो उसका 90% आता है, वो बेचारा बुरे हाल में है। और सबको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा इस दौरान, अगर ये युद्ध लंबा खिंचा जैसा कि रास्ता इसका दिख रहा है। तो बेवजह है, बेवजह हम सबको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आय घटेगी, धंधे चौपट होंगे। और हमारे तो 90 लाख लोग गल्फ में रहते हैं, बिल्कुल। उनका तो माल ही नहीं, हमारी जान का भी खतरा है। एक आदमी हमारा मारा भी गया है। तो हम किस बात की खुशी मना रहे हैं भाई?
ये तो अजीब नक्काल लोग हैं। इतनी कठिनाइयां हैं, इस पर खुशी मनाने की बात है ये? हाँ, ये हमारी राष्ट्रीय नीति, इसमें हम गेन क्या कर रहे हैं? इसमें कौन गेन कर रहा है? इसमें तो सब लूज कर रहे हैं। एशिया की जो शेयर मार्केट है 7% डाउन हो गई। ये रिकवरी कितने दिन में होगी? आगे बढ़ने की जगह पीछे चली गई। अरे भाई क्या कह रहे हो? क्या गेन, क्या राष्ट्रीय गेन क्या है? राष्ट्रहित में क्या ले रहे हो भाई? इसमें राष्ट्रहित हो गया कि रूस ने से आप संदिग्ध हो गए। और आज अभी तो टाइम्स ऑफ इंडिया की आज खबर है कि उसी रूस से फिर गिड़गिड़ाए, फिर तेल मांगा उसी से, और फिर दे रहा है वो। वो फिर दे। बताओ, थूक के चाटना जिसे कहते हैं वो करना पड़ रहा है। ये तुम्हारी राष्ट्रीय नीति, ये तुम्हारा मतलब क्या है? इसको ठीक कैसे ठहरा सकते हो भाई? लेकिन कमाल है, हमारे जो इसके वकील हैं इस दौर के, वो इसको भी अपने पक्ष में बता देंगे। हम्म। सीता जी, क्या कारण क्या लगता है जो, क्योंकि इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले ही वहां इजराइल गए, उस पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, तमाम चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। और हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं वो तो अब सीधे सीधे इस तरह की बात कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। और कहीं ना कहीं उनके साथ मिलीभगत के भी बातें कही जा रही हैं कि उनके साथ पहले से जानकारी थी, क्या बातचीत हुई ये बताना चाहिए। और उनके तुरंत बाद जो ये घटनाक्रम हुआ। देखिए, सरेंडर वाली बात तो दुनिया कह रही है, सिर्फ भारत में ही विपक्षी दल नहीं कह रहे हैं। हम्म। दुनिया के हर विश्लेषक ने भारत के इस रोल को मतलब हास्यास्पद ही माना है। लेकिन अब यह है कि भाई इस समय हमारे यहाँ देश में 30-35% लोग ऐसे हैं कि ये सरकार अगर कहे घंटा बजाओ तो घंटा बजाने लगते हैं। ये सरकार कहे पेड़ पे चढ़ जाओ तो पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कहेगी उतर जाओ तो उतर जाएंगे। तो इस तरह के समाज को तो आप नहीं समझा सकते। वो तो 35%, 30%, 28% जो है, वो तो इनके हर काम में कहेंगे वाह वाह वाह। लेकिन हमें आपको तो अपने जेब को देखना है, अपने जरूरी खर्चों को देखना है, अपने देश के ऊपर आने वाले किसी खतरे को देखना है, हमारे पुराने रिश्तों के नष्ट होने को देखना है। और एक ये होता है कि हम एक आजाद देश हैं, एक आजाद व्यवहार को देखना है, हम्म। एक स्वाभिमान को देखना है। तो अगर हम इन सब चीजों को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हम नुकसान में हमारा सब तरफ से हो रहा है। तो हम तो यही बात कर सकते हैं। शीतल जी, जी। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि बिना मीडिया की बात किए हुए आज एक ऐसी घटना हुई, देश के सबसे तेज चैनल में सबसे बड़ी एंकर ने ये कहा कि ईरान ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है वहां पर एम्बेसी में। ईरान ने तेहरान में 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है। बाद में उन्हीं के एक रिपोर्टर ने उन्हें करेक्ट किया और ये कहा कि जो अमेरिका की तरफ से कैरोलिन लेविट बयान दे रही थी वो 1979 की घटना का जिक्र कर रही थी। 4 5 6 दिनों से सर युद्ध का पूरा बवंडर मचा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। और ये तक नहीं मालूम कि 1969 के बाद ईरान में, तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी नहीं है। चलिए, ये न मालूम हो, लेकिन ये बात यही नहीं कहा जो आप भाषा कह रहे हैं। कहा ईरानी आतंक ने, इस्लामी आतंकवादियों ने बंधक, आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया। दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है, आपने एक देश को आतंकवादी कह दिया। यानी हमारा जो एंकरिंग है पूरी की पूरी इतनी इस्लामोफोबिक है कि किसी मुसलमान का नाम आते ही हम उससे गलत ठहरा देते हैं पहले ही। तो इन मोहतरमा ने उनको आतंकवादी कहा, और एक झूठी बात जिसका उनको, उन्होंने कहीं ना पढ़ा था, और क्या कैसे उन्होंने कहा, ये तो मैं तो उनके आईक्यू को महान ही मानूंगा। कमाल है। ये तो बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि वहां एम्बेसी नहीं थी। लेकिन ये घटना हुई ही नहीं जो आप कह रही चल हैं। सर, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जो एंकर 24 घंटे पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से युद्धोन्माद फैला रहे हैं उनको तो मालूम होने की अपेक्षा की जाएगी ना यस। सर। हाँ। बिल्कुल। अरे जो एंकर 24 घंटे बैठा है वो खबरों में है, उससे इतने ज्ञान की, तो इतने सामान्य ज्ञान की उम्मीद की जाती है कि एक खबर जो कहीं नहीं है, कम से कम उसको परीक्षण किए बिना कैसे कह रही हो कि 66 लोग को कि वहां बंद कर लिया है एम्बेसी में, और ये कर लिया है और वो कर लिया है, और उसके आधार पर जा रहे हो। जबकि सच्ची घटना ये है कि वो जब इस्लामिक क्रांति हुई थी तो उसके बाद अमेरिका, चूंकि अमेरिकन पपेट वहां पे था जिसकी सत्ता चली गई थी, तो अमेरिका उसमें जैसा आज कर रहा है वैसे ही तब भी हस्तक्षेप अपने हिसाब से करना चाहता था, और वो बड़ी बुरी तरह फेल हुआ था। शीतल जी, एक जी। अंतिम सवाल, क्या विदेश मंत्री का
बातचीत करना ईरान के विदेश मंत्री से और शोक संदेश लिखना विदेश सचिव का, जहां से हमने बात शुरू की थी। क्या भारत को या भारत सरकार को अब ये लगने लगा है कि कुछ कुछ है जो चूक हो गई है, कुछ है जो गलती हो गई है इस पूरे मामले पर, और उसे अब ठीक किया जाए? ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि इतनी ज्यादा आलोचना हुई कि उन्होंने उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। एक तो उन्हें ये लग गया था कि अभी 2-3 दिन में ही वहां सरेंडर हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, और जो भी उनको बताया गया होगा इजराइल में, या जो भी उनकी अपनी समझ होगी, जैसे दक्षिणपंथियों की औसतन होती है। हम्म। अब उनको वो तथ्य सामने आ रहे हैं कि ये लड़ाई तो बहुत लंबी चलने वाली है। दरअसल उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि आज की तारीख में इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, जहां भी अमेरिका गया, कहीं भी वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। हम्म। वो इस तरह की बात ऐसे खत्म होती भी नहीं है। फिलिस्तीन तो छोटी सी एक यूनिट है, 1 लाख लोग, मतलब सॉरी, 1 करोड़ से भी कम लोग हैं, हम्म। और इतनी महाशक्तियों से इतने दिन से लड़ रहे हैं। 70,000 लोग अभी मारे गए, जिनके पास छत नहीं है, जमीन है, खाने को नहीं है। तो एक चीज होती जिजीविषा, एक होती आत्म स्वाभिमान, और एक होती न्याय अन्याय। आपको ये भी सामने नहीं दिखाई दे रहा कि कौन अन्यायी है कौन न्यायी है, जो सारे यूरोप को दिख रहा है, सारी दुनिया को दिख रहा है। आप अकेले हैं जो इस दुनिया में जाके उसके साथ खड़े हो गए, जिसके खिलाफ 170 बार यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने प्रस्ताव पास किया है कि वो गुंडा देश है, अपराधी है, युद्धोन्मादी है, और नरसंहार करता है, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। आप उसके खिलाफ खड़े हुए ना, उसके साथ खड़े हुए ना। तो क्या है, आप अगर अपराधी के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो क्या माना जाता है? लेकिन अब दुर्भाग्य है इस देश में सवाल करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, उन लोगों ने सवाल उन लोगों से करना शुरू कर दिया है जो सवाल करते हैं। हम्म। इसलिए हम आपको ये कार्यक्रम करके बात करनी पड़ रही है। क्या किया जाए? और अब तो सर उन देशों को, जो इस्लामी देश जो साथ दे रहे थे अमेरिका का अपने छोटे हितों के लिए, उनको भी अब लग रहा है कि इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान तो उनका हो रहा है। होना ही है, होना हाँ। ही है। ये लड़ाई सिर्फ इतने से नहीं बदल जाएगी कि वहां ये कोई पपेट बैठा ले। हम्म। वो ईरानी जनता के, उस समाज के आत्म स्वाभिमान की लड़ाई है। वो पता नहीं कैसे कैसे जारी रहेगी, और किस किस फॉर्म में कब कब हमें मिलेगी, हमें नहीं पता। इराक में जारी है, सीरिया में जारी है। कहीं कोई शांति आई, कहीं कोई चीज ठीक हुई? नहीं हुई। हर जगह ये अमेरिकन को खतरा है, पश्चिमी नागरिक नहीं जा सकते वहां। बिल्कुल सर। चलिए शीतल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा की और बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।